नमस्ते बच्चों। आज हम अगले बिंदु के रूप में पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। 5 पढ़ ली हैं अपन ने, 6वीं संधि पढ़ रहे हैं जिसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र से पदान्ताद एंगोवति परे। इस सूत्र द्वारा पदांत में एंग का मतलब है ए और ओ सवर, अति परे, अति आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी ए बाद में यानी पर पद के शुरू में होना आवश्यक है। शर्त ध्यान रखना, पदांत में एक प्रत्याहार हो, एंग प्रत्याहार हो, और बाद वाले परपद के शुरू में ए सवर हो, ह्रस्व। तो पूर्व परयो स्थाने, दोनों के स्थान पर पूर्व रूपम एक आदेशो भवति, पहले जैसा ही आदेश हो जाता है, यानी संधि पद में जैसा है तो संधि विच्छेद में जो कर रखा है वो संधि विच्छेद वाला संधि जैसा पद ही वापस बन जाता है। कैसे? इसको समझने के लिए आइए, आपके पास है समझा रखा है। पूर्व परयो पूर्व रूपम एक आदेशो भवति, पहले जैसे रूप का आदेश हो जाता है, लेकिन साथ में एक विशेष बात है, आकारस्य पूर्व रूपम एकादेशे सति, आकार के पूर्व रूप एकादेश हो जाने पर आकारस्य यानी जो द्वितीय पद के शुरू में अ है, स्पष्ट प्रतिपतय्य अवग्रह इति, यानी अवग्रह चिन्ह प्रयुज्यते। इस अ को अवग्रह किस रूप में लिखते हैं? इस रूप में अवग्रह लिखा जाता है। ये अवग्रह ए बना दिया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर अन्ते अपि शब्द में दिखाई दे रहा होगा। पहला इसमें ए नियम है, ए सवर हो, ए के बाद ए सवर ह्रस्व होना आवश्यक है, तो ए का ए रह जाएगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। बस पर पद में अपी में जो ए सवर आपको ह्रस्व दिखाई दे रहा है, इसको अवग्रह कर देंगे संधिपद करते समय। इसलिए पूर्व रूप संधि का मतलब है पहले वाले जैसा रूप होने वाली संधि। अतः बच्चों, आपके सामने शब्द है अन्ते अपि। अन्ते अपि का संधि विच्छेद हुआ, अन्ते धन अपि। अन्ते में बताओ, अन्ते तय है, तय में कौन सा सवर है? ए सवर है। एंग है, एंग प्रत्याहार का ए है, प्लस अपि है, अपि में बताओ क्या है? सबसे पहले ऐसा अवग्रह ह्रस्व होना जरूरी है, आवश्यक है, ध्यान से सुन लें। अब ये पहले जैसा रूप ही रह जाएगा, यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई वृद्धि आदेश नहीं होगा, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। यह पूर्व रूप संधि कहलाती है। अब यहाँ पर आपको ते अत्र में देखो, ते अत्र है, ते अत्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ते है और अत्र है, स्पष्ट है। ये अवग्रह है, अवग्रह वाला ए बन जाएगा, और त्रय है, तो बताओ इससे पहले क्या बच गया? ते बच रहा है, तो ते अलग कर दो, पद ते अलग कर देंगे तो अत्र बच गया। तो संधि विच्छेद देख लीजिए आपका क्या बन रहा है? ते अत्र। इसी तरह हरे अव में अव को अलग कर दीजिए, जहाँ अवग्रह चिन्ह बन रहा है वहां से टुकड़ा करके द्वितीय पद बना दीजिए, इससे पहले वाला लिख दीजिए, तो हरे धन अव बच गया। मे अंति के, मे धन अंति के, दीर्घे अहनी, दीर्घे धन अहनी। ये तो ए के उदाहरण थे बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं अपन। ओ प्लस ए बराबर ओ, यानी कि ओ हो, ए और ओ दो ही पदों की, दो ही वर्णों की बात करेंगे, क्योंकि एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण होते हैं, ए और ओ। ओ प्लस ए, ह्रस्व ए होना आवश्यक है। ह्रस्व ए उसका वो ही अवग्रह बन जाएगा, और ओ जैसा का तैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व रूप यानी पहले जैसा रूप था संधि पद में, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। देखो विष्णु अत्र आपको दिखाई दे रहा है, अत्र अवग्रह है, वहां से अत्र को अलग कर दो, ये अत्र शब्द अलग हो गया, प्लस, तो अब इसमें जो शेष बचा हुआ है उसको लिख दो। पहले ए आ रहा था, अब अपन ओ का पढ़ रहे हैं, तो विष्णुधन अत्र हो गया।
जैसा कि आपकी इसमें बता रखा है। इसी तरह सो एवदत, सो एवदत, तो शो एवदत का शोधन एवदत, रामोधन एहसत, रामोधन एहसत, को अपि, को धने अपि, को धने अपि। मैं आपको एक बात बच्चों और बताना चाहता हूँ, ये जो स्थिति आप पढ़ रहे हैं संधि विच्छेद की, को अपि शब्द में इन सभी शब्दों में विसर्ग संधि भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है नहीं, है भी, लेकिन वहाँ पर संधि विच्छेद अलग होगा। कैसे, मैं आपको इसी शब्द को समझा देता हूँ। को अपि को वहाँ पर संधि विच्छेद होगा कह धने अपि, यानी संधि विच्छेद के आधार पर अपन तय करेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है या कौन सी संधि का नाम हमें लिखना है, कौन सी संधि हमें बतानी है। को धन अपि कर रहे हैं तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि, कह धन अपि कर रहे हैं तो यहाँ पर विसर्ग संधि बतानी है, उत्तर विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगली संधि पर। ये पूर्व रूप थी, अब पढ़ रहे हैं अपन आगे पर रूप। नाम बदल रहा है, ध्यान रखना। वो पूर्व रूप थी और यह है पर रूप। पूर्व यानी पहले वाले में जैसा था वैसा का वैसा, प्लस पर पद पढ़ते हैं तो ये बाद वाले में इसमें जैसा का तैसा रह जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्या कहता है सूत्र। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला इसका नियम है, इसके नियम पढ़ते हैं, नियम आएंगे इसमें। पहला नियम है, सूत्र कह रहा है एंगी पर रूपम। वो था एंग है प्रधानता, ये है एंगी पर रूपम। इस सूत्र द्वारा अवर्णांत उपसर्गाद एंगादो धातु पर, अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि रूप वाली धातु हो, यानी पदांत में अ उपसर्ग, अंत में जिसके अ हो ऐसा उपसर्ग युक्त पद होना चाहिए। बाद में वही एंग प्रत्याहार या एंग धातु से निर्मित कोई पद होना चाहिए। तो पूर्व परयो स्थाने पर रूपम एक आदेश भवति, तो दोनों के स्थान पर बाद वाले जैसा आदेश हो जाएगा। पहली वाली संधि में पढ़ा था अपन ने कि पहले वाले जैसा, तो ये बाद में आ रहा है तो पर रूपम एक आदेश भवति, बाद वाले जैसा आदेश हो जाएगा। चलो बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर पहली स्थिति देखिए, एक लाइन यहाँ पर पढ़िए, अयम सूत्र वृद्धि अपवाद है। यह सूत्र है जो वृद्धि का अपवाद है, यानी यहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगी। नहीं होगी तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न ये उठेगा कि सर यहाँ पर वृद्धि कर देंगे तो क्या वृद्धि संधि नहीं होगी? नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जैसे कि आपने पहले पूछा था अर और आर वाला उदाहरण, वैसे ये फिर से प्रश्न बनता है कि सर यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती। जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वो बाद में वार्तिकारों के द्वारा अन्य नियमों से, उदाहरणों से उनको स्पष्ट किया गया है। वो है क्या? ए में पढ़ रहे हैं कि ए प्लस ए बराबर ए रहेगा, तो ए वर्णांत उपसर्गाद एकार आदो धातु परे पूर्व परयो हो स्थाने एकार है पर रूपम एकादश है। ए वर्णांत उपसर्ग से एकार आदि धातु परे ए सवर वाली धातु के परे रहते पूर्व परयो दोनों के स्थान पर एकार है। एकार और पर रूपम एकादश भवति, पर रूप आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या समझाया जा रहा है आपको। प्रेजते में आपको संधि विच्छेद मिल रहा है प्र धन एजते। बताइए प्र उपसर्ग है या नहीं है? अवर्णांत उपसर्गाद अभी आपको बताया गया था। प्र के अंदर उपसर्ग है, प्र यानी उपसर्ग है स्वयं, और इसमें अ है, यानी उपसर्ग वाला पद भी हो और अंत में अ स्वर भी होना चाहिए उसमें। और बताइए प्लस बाद में एजते में एंग प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है, या एकार से शुरू होने वाली धातु है या नहीं है? है। ऐसी स्थिति में पूर्व परयो दोनों के स्थान पर ए ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर ए लुप्त मान करके या दोनों के स्थान पर ए के आदेश मान लिया गया, तो बताओ वृद्धि कहाँ होगी? वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि तो तब होती तब यहाँ पर ए का आई आदेश होता। तो बच्चों ध्यान से स्पष्ट कर लें, आई आदेश नहीं हो रहा, आई आदेश होता तो वृद्धि होती। इसीलिए वृद्धि का अपवाद है, क्योंकि यहाँ वृद्धि में वृद्धि आदेश नहीं हो रहा, दोनों के स्थान पर
ए का ए, यानी बाद वाला ही, यानी ए है एजते में ए का ए ही आदेश हो रहा है, अतः ये वृद्धि का अपवाद है। अब है ए प्लस ओ, इसमें भी वो का वही नियम है, बस वो आदेश आ जाएगा। तो देखिए उप उपसर्ग है प्रथम पद में, उप उपसर्ग है और उप में बताइए पै में असवर है, निश्चित रूप से है, प्लस ओस्ती में ओ है तो पररूप यानी बाद वाला आदेश ही रह जाएगा, बाद वाला है ओ सवर तो ओ सवर ही रह जाएगा, तो वापस बन जाएगा उपोषति। और वृद्धि होती तो यहां पर पै के ऊपर दो मात्राएं आ जाती, उपौषति, तो वो शब्द गलत हो जाता। ऐसी स्थिति में बाद वाले जो मुनि हुई उन्होंने वार्तिक लिखी, संशोधन किया, अन्य नियम बनाए, वो अपन अन्य संधि के नाम से पढ़ते हैं। हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा। तो हम यहाँ वृद्धि संधि नहीं, ये तो वृद्धि का अपवाद हुआ। हम कितना ही अच्छा काम कर लें या कक्षा में कितने ही अच्छे बच्चे हो, अपवाद जरूर होते हैं। घर में हमारे जितने भी सदस्य होते हैं उनमें भी अपवाद हमें मिल ही जाता है। तो या अन्य कहीं जगह पर जाते हैं वहाँ भी हमें अपवाद स्वरूप बातें मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति व्याकरण में भी होती है या अध्ययन में भी होती है। तो कुछ बातें अपवाद होती हैं, उनको अन्य नियमों से पढ़ा जाता है। इसका नियम नंबर 2, दूसरी वार्तिक क्या कहती है? सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंदु आदि शब्दों में भी पररूप संधि कहनी चाहिए। टी भागस्य पररूपम एकादेश सात, और टित भाग का पररूप एकादेश होना चाहिए। इसका भाव क्या है? सकंदु आदि शब्दों के निर्माण प्रक्रियाओं के टी भाग का, टी भाग क्या है? शब्द का अंतिम अचः प्रभृति भागस्य, अंतिम स्वर से लेकर के बाद का भाग टी भाग कहलाता है, जैसा कि आपको समझाएंगे अभी। तो टी भाग को पररूप आदेश स्यात् होना चाहिए। उदाहरणानि, उदाहरण क्या है? इस दूसरे वार्तिक को अपन समझ रहे हैं। शक धन अंधुः शब्द आपको दिखाई दे रहा है। अब बताइए, शक है प्लस अंधु है, तो यहां पर शक में ए है प्लस अंधु में ए है, तो दीर्घ संधि हो रही है। अब यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी, वही अपवाद, दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में कहा गया है शक। शक का देखो यहाँ पर क है, क में हलंत कर दिया गया है और इसमें ए स्वर निकाल दिया गया, तो टी भाग कहलाएगा ए स्वर। अगर इसके बाद कोई व्यंजन होता तो वो भी टित भाग कहलाता। तो अब शक हलंत हो गया, यानी शक हलंत हो गया, शक हलंत हो गया प्लस अंधुहु आगे लिखा हुआ है, अंधुहु। अब बताओ, कै हलंत है तो अंधु का ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा, तो हलंत में ए मिला दो तो कै पूरा हो गया, न धुहु शकंदुहु शब्द बन गया। अगर हम इसमें वृद्धि संधि कर दें, सॉरी, अगर इसमें हम दीर्घ संधि करें, क्योंकि अकस वर्ण दीर्घ सूत्र प्रभावी होता है यहाँ पर, लेकिन वार्तिक के आधार पर, विशेष नियम के आधार पर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि न होकर के पररूप संधि कहनी पड़ रही है। अतः सकांदु शब्द न बना करके शकंदुहु शब्द बनाएंगे और यहाँ पर पररूप संधि हो जाएगी। अन्य उदाहरण है, समझने की कोशिश करना। मनीषा, मनीषा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका संधि विच्छेद सही होगा मनस धन ईसा। स्पष्ट रूप से आपको पुस्तक में भी दिख रहा है और मैं समझा भी रहा हूं। मनस धन ईसा, मनस में हलंत है, जबकि टित भाग क्या कहा है कि अंतिम स्वर, स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकता है, यानी व्यंजन आगे चाहे कितने भी हो, अंतिम जो स्वर है, यहाँ देखिए ये व्यंजन है, व्यंजन से पहले स्वर है, न में ए स्वर है, तो ए और से ये टित भाग कहलाएगा और इस टित भाग का लोप हो जाएगा, अस का लोप हो जाएगा। अस का लोप हो जाएगा तो मैं न हलंत हो गया, अस का लोप हो जाएगा तो मैं न हलंत हो गया, जैसा कि आपको समझा रखा है। अस टी भाग हो गया, प्लस ईसा बचा हमारे पास, ईसा बचा तो मैं न ई दीर्घ है तो मैं नी और सा। बताइए मनीषा शब्द बना कि नहीं बना?
अतः मनीषा शब्द में भी दीर्घ स्वर संधि कहनी पड़ेगी। कुल्टा है, यहाँ पर कुल्टा में देखिए आप, कुल्टा कुल धन अटा, कुल धन अटा है, कुल में भी ए है और अटा में ए है। दीर्घ स्वर संधि हो सकती थी, लेकिन अपवाद होने की वजह से विशेष नियम वार्तिक का प्रयोग, तो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, अतः यहाँ पर पररूप संधि होगी। अब वही बात, कुल ले के बाद ए स्वर है तो ए का टित भाग, ए टित भाग और इष्टित भाग का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो कुल लय हलंत हो गया और टा जुड़ जाएगा तो कुल्टा शब्द बन जाएगा। अगर दीर्घ में करें तो कुलाटा बनता है और वो सही नहीं होता है। पतंजलि सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बच्चों, कई बार ये शब्द आ जाता है। पतंजलि ही, पतंजलि का संधि विच्छेद आपको बिल्कुल समझा रखा है। पतत धन अंजलि, अंजलि में गिरा हुआ, हाथों में गिरा हुआ, पत्त यानी गिरा हुआ, अंजलि यानी हाथों, अपन दोनों हाथों से बना लेते हैं, वो अंजलि कहलाती है। उसमें प्राप्त पतंजलि कहलाता है। अब बिल्कुल आपने पढ़ लिया पतत। पतत में बताओ तय हलंत है, प्रथम पद के अंत में तय हलंत है, इससे पहले तय है, तो इससे पहले वाला जो तय है वो तो स्वर ले लेंगे और बाद वाला तय हलंत ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको अत दिखाई दे रहा है, तो इस शब्द में अत निकल जाएगा, इसका टी भाग और टी भाग का लोप मान लिया जाता है। व्याकरण में लोप करके इसकी संधि की जाएगी तो पै तय हलंत हो गया। आगे क्या है, ए जली ही, अंजलि ही, तो बताओ क्या बना, यहाँ पर देखिए पतंजलि ही, क्या बना, पतंजलि ही। इस तरह अपन बच्चों आगे भी अन्य शब्दों में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।